मिस्टर हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं जिसके सवालात पहले से ही आ गए हैं। हम बात करने वाले हैं जी बाइपोलर डिसऑर्डर पे, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अजमल काफी। अस्सलाम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत ठीक से। ठाक। बस अल्लाह का अच्छा भाई, करम डॉक्टर है। साहब से भी पहले पूछेंगे ना पोल का सवाल, और उसके बाद हम और बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, वैसे नॉर्मली बहुत फ़कीर होते हैं हमारी मार्केट में, ठीक है। रमज़ान में हमारे पास सीजनल फ़कीर भी आ जाते हैं, तो ऐसे फ़कीरों को भीख देना सही रहता है, गलत रहता है? देखें, दो तरह के ज़रूरतमंद लोग होते हैं। एक ज़रूरतमंद को तो देना ही चाहिए, हम हमें क्या ज़कात पता। भी हो ये। हाँ, तो उसमें ये होता है कि बाद लोग ऐसे होते हैं ना, जो आपको पता होता है ये प्रोफेशनल हैं और रोज़ाना भीख मांग रहे हैं खड़े होके। तो ऐसे लोगों को भीख देने से तो आप एक प्रोफेशन को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपके सामने अपाहज है और चल नहीं सकता और उसकी एक टांग नहीं है, ऐसे ज़रूरतमंद को तो अगर वो भी प्रोफेशनली भी मांग रहा है तो ज़रूरतमंद तो उसको देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला कराची में है इसका, कि ये एक प्रोफेशन बन गया है और उसके पीछे सेहतमंद लोग इसको चला रहे हैं और लोगों को बिठाते हैं, और उसका जो आमदनी उस बेचारा मेहनत करके या जैसे भी वो लेता है, इवन अपाहज आदमी भी, तो वो पैसा उसको नहीं मिलता, वो पीछे तकसीम हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें तो ज़ाहिर है हुकूमत को और बड़े पैमाने पे सही करने की ज़रूरत है। लेकिन जो ज़रूरतमंद, अब मेरे जहन में तो ये है कि जो फिज़िकली हैंडीकैप है, जो आपको पता है ये काम कर ही नहीं सकता, अल्लाह ने उसको इस काबिल रखा ही नहीं है कि वो काम कर सके, तो ऐसे आदमी की मदद करना बहुत लाजमी है। लेकिन ऐसे शख्स की मदद करना कि जो बिल्कुल सेहतमंद है और बिल्कुल आपको ठीक लग रहा है और वो आपको रोज़ाना एक ही सिग्नल पे खड़ा होकर हज़ारों लोगों से रोज़ाना पैसे मांग रहा है, ऐसे लोगों को तो आप देंगे तो मतलब आप प्रोफेशन को बढ़ा रहे हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए ऐसे लोगों को पैसे दें जो वाइट कॉलर हैं और मांगते नहीं हैं। और आप लोगों को जब भी कहा गया है हमारे दीन में कि अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, ऐसे लोगों को जिनसे आपका डायरेक्ट वास्ता है और आपको पता है वो ज़रूरतमंद हो, उसको सबसे पहले उसकी मदद करनी वही चाहिए। कहते हैं ना, चैरिटी शुड बिगिन एट होम। हाँ बिल्कुल घर से ही बिल्कुल, शुरू होनी आपका चाहिए। पड़ोस है, रिश्तेदार हैं, आपके घर में जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं, उन लोगों का जिनका आपको हाल सही पता है, एग्जैक्टली। तो उन लोगों को दें। तो क्योंकि ज़कात आप ऐसे हर एक को नहीं दे सकते, आपको पता तो हो। ये नहीं है कि ज़कात के लिए आप किसी को बताएं भी हम तुम्हें ज़कात दे रहे हैं ताकि उसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो, वो कम तर, क्योंकि हमारे माशरे में ज़कात का लफ्ज़ ऐसा गलत इस्तेमाल होने लगा है कि लोग समझते हैं कि ज़कात लेना जो है अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ों को सारा सही करके, लेकिन देनी उसको चाहिए जो आपको लगे कि मुस्तहिक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, आपकी अपनी नीयत बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये तो है डेफिनेटली। अब अगर आप किसी को देख भी रहे हैं सिग्नल पे जाकर कि वो रोजाना वहाँ पे खड़ा है, भीख नहीं मांग रहा है, चले कोई काम कर रहा है, मतलब कोई चीज़ बेच रहा है, अखबार बेच रहा है या मैगजीन बेच रहा है, और उसे वो बेच रहा है, वो आपसे भीख नहीं मांग रहा, वो भी मुस्तहिक हो सकते हैं, है ना? देखिए, मेरा तो अपना जो सोच है, और मैंने बहुत से चैनल से भी कहा है कि देखें, ये हमारी जो सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये है कि कोई आदमी मेहनत काम करता है, अगर आप जो उसका मुआवजा है उससे ज़्यादा दें मेहनत वाले को, इस नीयत से कि भाई इसको इसमें एनकरेजमेंट मिले। ताकि अब हमारे यहाँ ये है कि भीख मांगने वाला ज़्यादा कमाता है और जो मेहनत से दिन रात काम करता है वो कम कमाता है, तो इसको उलट होना चाहिए। आप जिन लोगों को समझते हैं, जैसे कोई फ्रूट बेच रहा है, ज़रूरतमंद है, फ्रूट बेच रहा है, अब उससे आप घंटों आप बहस करते रहेंगे, ये 10 रुपये का जो तुम दे रहे हो उसको 5 रुपये का करो, और वो उससे 5 रुपये लेके आप किसी फ़कीर को दे दें, तो बेहतर तरीका ये है कि आप उसको 10 की जगह 12 रुपये दें और अच्छा फल लें उससे, और उसको एनकरेज करें ताकि उसकी आमदनी इससे बढ़े और एक अच्छा माहौल पैदा हो और लोग मेहनत करके पैसा कमाने की तरफ राग़िब हों। ये तो बड़ी अच्छी सोच है सर की। सर ने बड़ी अच्छी तरफ हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आप इस तरफ भी सोचें, हम ये भी करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक विच इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर। हाउ डू एक्सप्लेन बाइपोलर डिसऑर्डर? देखिए, मूड डिसऑर्डर में बेसिकली तो 2-3 टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। एक तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें रिपीटेडली डिप्रेशन होता है, लेकिन मूड डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो सीरियस इलनेस जो है जिसका कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर में एक फेज़ डिप्रेशन का आता है और एक फेज़ तेज़ी का आता है। अच्छा, तेज़ी का अगर फेज़ आए और डिप्रेशन का फेज़ उस वक्त तक नहीं भी आया तो अभी उसको बाइपोलर ही कहते हैं, बाइपोलर मैनिक टाइप। तो ऐसे लोगों की जो कैफियत होती है वो आम तौर से ये लोग डायग्नोज नहीं हो पाते, इसलिए कि जब तक कि बहुत शदीद बीमारी ना हो लोग समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं इसका मिजाज ही ऐसा है। उसमें होता है ये लोग बहुत फजूल खर्च होते हैं, और जब बीमारी बढ़ने लगती है तो बहुत तेज़ी से बातें करने लगते हैं, कोई काम मुकम्मल नहीं कर पाते।
अगर जैसे किसी बार ये आमतौर से अगर बिजनेसमैन इस कैफियत में आ जाते हैं तो वो समझ लें कि जैसे डिप्रेशन में सुसाइड कहते हैं ना कि आदमी अपने आप को मार दे, तो इसके अंदर ये लोग सुसाइड समझ लें कि फाइनेंशियल सुसाइड कर देते हैं, अपना पैसा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेते हैं और बेइंतहा शॉपिंग करने लगते हैं, बेइंतहा पैसा खर्च करने लगते हैं बगैर सोचे समझे। तो ये कैफियत एक ऐसी है कि जो बहुत नुकसानदेह है और उससे ज़ाहिर है कि पूरे का पूरा ख़ानदान बहुत मुतासर होता है। रात को सोएंगे, थोड़ी देर सोएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, सुबह 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठ के घर में काम कर रहे हैं, घर में निकल रहे हैं, औरतें घर में पता चला घर में काम शुरू कर दिया, सुबह सारे घर सो रहा है। अब घर की जो खातून है उनको अगर मैनिक फेज हो गया तो सुबह 3 बजे उठ के सफाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा घर परेशान है। ये क्या हो गया भाई, ये तबीयत एकदम तब्दीली, कैसे तब्दीली तो मिजाज में आ गई। तो ये कैफियत बाइपोलर कहलाती है और ये आम तौर से 1 से लेकर 2% तक पब्लिक में आम मतलब है कि इसका इंसिडेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, 1 से 2 बहुत सारे केसेस इस चक्रों में जो है वो डायग्नोज भी नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह की चीज़ें जो है हम किसी दूसरे इंसान में फील करें जो हमें लगे कि वी नीड टू टेक दिस पर्सन टू अ साइकियाट्रिस्ट? देखिए, पहली बात तो ये होती है कि एक तो आदमी की पर्सनैलिटी बचपन से होती है, तो बाहर लोगों की साइकोथैमिक पर्सनैलिटी होते हैं, उनमें तेज़ी भी आती है, स्लो भी होते हैं, बाहर लोग बचपन से तेज़ होते हैं, फास्ट काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे इस बात को रोकिएगा, अभी हम लोग इस पे बात करते हैं। कॉल हमारे पास अटेंड करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं? नहीं, मैं बात ही नहीं करूँगी, आपको बताऊंगी भी नहीं। आपको मैं पता है कि पहले ही कम कर चुका हूँ। मुझे सारी आवाज आ रही है यूसुफ नहीं, साहब। आप सब कम कर चुका हूँ। आप शुरू में जरा सी गूंजी होगी आवाज। हाँ, चलिए अच्छा, फिर ठीक है। साहब बैठे, मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ और इतनी कदर करता हूँ। थोड़ा सा सवाल जो है इससे थोड़ा सा हटके है, मुआशरती पूरा भाई ये वो क्या पोलरल, क्या आप डिजीज कहते हैं, बाइपोलर डिजीज। हाँ। तो ये क्या मतलब दोहरी शख्सियत से मुराद हुआ ना? दोहरी शख्सियत, ड्यूल पर्सनालिटी। हाँ, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, मुआशरती सवाल है, क्योंकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह मेडिकल भी हैं, साइकाइट्रिस्ट भी हैं और रूहानी भी डॉक्टर हैं मेरे हिसाब से। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 65 साल। हमारे जमाने में ना नमाज की इतनी फरावानी थी, ना बारिश नौजवान हुआ करते थे, ना इतने हज होते थे, ना इतने उम्रे होते थे, ना इतनी नेकियां जाहिरी हुआ करती थी। लेकिन उलट है, रूहानियत खत्म हो गई है, मादियत हावी हो गई है, हराम का पैसा लेके हम हलाल गोश्त ढूंढने निकलते हैं, ये हमारी फितरत हो गई है और हम मतलब हुकूक लिबास को बिल्कुल भूल गए। एक तरफ तो इस्लाम बहुत ज्यादा फैला है, पाकिस्तान की खास तौर पर बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ हमारे रवैये जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कर रहे हैं। तो नफ्सियात, रूहानी और मेडिकल, इस पे कुछ रोशनी डालें तो पूरे मुआशरे की इस्लाह हो जाए। बिल्कुल बात करते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा हाँ, सवाल में समझ में आवाज नहीं आ रही है। सवाल उनका यही कि हमारे यहाँ तो मतलब क्या ड्यूल पर्सनालिटी से भी लिंक्ड है ये चीज़ कि हम लोग कर कुछ और रहे होते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और है, ये सब चीज़ें उस तरह लिंक कर रहे थे। अच्छा, एक और कॉल हमारे पास मौजूद है, वो भी साथ में अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग असगर साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का एहसान है बेटा, बहुत खुश हूँ। मोहतरम डॉक्टर साहब को जो आपने यहाँ बिठाया है हमारे साथ, जी माशाल्लाह, जैसा एक भाई ने अभी टेलीफोन पर कहा, मैं इसको ट्रिलियन कितने थाउजेंड मतलब वो मल्टीप्लाई करके इनको आदाब कहूँगा। अच्छा, वो और आपको 10,000 बार आदाब कह रहे हैं, वो ट्रिलियन बार मल्टीप्लाई करके आदाब कह रहे हैं। और इसके साथ साथ इस मग़फ़रत के हफ्ते में डॉक्टर साहब से ये कहूँगा कि आप खासकर, आप बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, हमारी नई नस्ल को ऐसा कोई पैगाम दे के जाए इस हेल्थ टेलीविज़न फॉर्म के हवाले से, क्योंकि ये टेलीविज़न इसके हम जैसे बूढ़ों के लिए तो ये एक बहुत ही मज़ेदार और खुशनुमा सा सेट है। हम शरारतन टेलीफोन करते रहते हैं, बच्चे हमें कहते रहते हैं कि अब्बा क्या करते हो। अच्छा। लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ फ़ोन उठाने पर। बहरहाल मुझे आवाज़ सुनने की शौक नहीं है, लेकिन आपके पैगामात जो मुझे मिलते हैं उससे मुझे इस उम्र में भी
अपनी इस्लाह करने की तरबियत मिल जाती है। क्या बात है? ये बात के साथ साथ डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि उम्र के जो हिस्से में आके, 67 आप बता दीजिएगा डॉक्टर साहब को मेरी उम्र, कि उसके बावजूद मैं बहुत विल पावर रखता हूँ अपने अंदर, बहुत मैं इतना मुकाबला करने की सलाहियत यानी कुव्वत मुदाफ़ियत बैरूनी तौर पर मैं अपने अंदर महसूस रखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं चिड़चिड़ा बहुत हूँ। बात छोटी सी बात होती है उसका मैं इशू बना देता हूँ, जो आम तौर पे तमाम बुजुर्ग लोग आजकल कर रहे हैं मेरी उम्र के, जो नाजायज है, गलत है। बाद में पछतावा होता है, बाद में पछतावा होता है कि यार मैंने ये गलत कर दिया। आप क्या हमेशा से बहुत बॉसी नेचर के थे? हाँ, परेशानी क्या होती है बेटा इसमें कि वो छोटे को अगर डांट दिया जाता है, बहू को या बेटी को, दामाद को, तो फिर उससे माफी मांगने के लिए जो अंदर का मेरा इंसान है ना, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं कैसे माफी मांगू। हालांकि फिर बाद में आप यकीन करोगी कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ कि बेटा मुझे माफ कर देना, मेरे से ये मिस्टेक हो गई है। मेरा 10 साल का अगर नवासा या पोता है वो उससे भी सॉरी करता हूँ, लेकिन बाद में सॉरी करने से क्या फायदा कि इंसान पहले ना सोचे। तो इसका भी कुछ हल बताइए। बिल्कुल बता दें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बड़ा ही वैलिड सवाल है इनका। वो इनका सवाल ये है कि जिस तरह हम लोग को पता होता है कि हम गलती कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि हमारा एटीट्यूड ख़राब है, हम लोग को पता है कि हम ही एडमेंट हुए हैं इस बारे में, लेकिन हो गए, अब नहीं हटेंगे, हट नहीं रहे वहाँ पे। वो उसको अपनी एज पे लेके जा रहे हैं कि शायद मेरी एज इतनी हो गई 67, तो उस वजह से मैं ऐसा हो गया, बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर का हूँ। बाद में मुझे माफ़ी मांगते थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन माफ़ी भी मांग लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं। तो ये किस तरह का एटीट्यूड है और इसको वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा चले इस चीज़ पे हम बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। अल्लाह, तो सारे सवाल जमा हो गए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।